हेलो दोस्तों, आज अपन रिवाइज करेंगे पीयर रिव्यू सीए फाइनल का ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर 17 पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू की डेफिनेशन क्या है? पीयर रिव्यू मीन्स एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर द सेम हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द प्रैक्टिस यूनिट फॉर एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द एश्योरेंस सर्विसेज and as per the technical, professional and ethical standard and applicable including other regulatory requirement thereto and whether the same were consistently applied during the period under review। क्या मतलब हुआ इसका? अब पीयर रिव्यू को समझने के लिए सबसे पहले तो आप इस चैप्टर को समझने के लिए दिमाग में अपने एक बात डाल लीजिए कि आपने जहाँ से आर्टिकल सेट किए उस CFM को माइंड में लाइए। ठीक है, उस CFM को आप समझिए प्रैक्टिस यूनिट, उसको नाम दिया गया है इस चैप्टर में प्रैक्टिस यूनिट, और आप बन जाओ पीयर रिव्यूअर। मतलब आप जाके वहाँ पे चेक करने वाले हो कि भाई आपका जो CFM है वो कैसे काम कर रहा है, तो वो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पीयर रिव्यू। ठीक है, तो प्रैक्टिस यूनिट जो है उसके सिस्टम एंड प्रोसीजर को एग्जामिन करना एंड रिव्यू करना, ये आता है पीयर रिव्यू के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा ये इंश्योर भी करनी पड़ता है कि वहाँ पे कि जो क्वालिटी ऑफ द एश्योरेंस सर्विसेज, मतलब जो CFM में जो एश्योरेंस सर्विसेज मतलब जो अटेस्टेशन सर्विसेज, ऑडिट रिपोर्ट पर वाली सर्विसेज, सर्टिफिकेशन वाली सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, ये भी पीयर रिव्यू के अंदर आता है। अब क्वालिटी को इंश्योर कैसे करेंगे, क्या उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस स्टैंडर्ड पे अपन, किस बेसिस पे अपन बोलेंगे कि वो क्वालिटी अच्छी है या नहीं है उसकी, तो वो एज पर द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब जो ये ICAI के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस गाइडेंस नोट बने हुए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे भाई क्वालिटी वाली पर कर रहे हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड, एश्योरेंस सर्विसेज जो है वो क्वालिटी वाली है, और एज पर रेगुलेटरी एंड लॉ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तब भी वो क्वालिटी वाली है। उसके अलावा अपन को इतना ही नहीं देखना है कि वो पीयर रिव्यूअर जाता है तो वो कम से कम 3 साल का पीयर रिव्यू करके आता है। ठीक है, पिछले 3 सालों में देखता है कि कंसिस्टेंटली पिछले 3 सालों में क्वालिटी ऑफ द एश्योरेंस सर्विसेज मेंटेन है या नहीं है, कंसिस्टेंटली पिछले 3 सालों में सिस्टम एंड प्रोसीजर जो है वो पुट इन प्लेस है या नहीं है, तो ये सब देखना पीयर रिव्यू के अंदर आता है। अब पीयर रिव्यू के अंदर 3 पार्टियां होती है इसमें। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि CFM या प्रोप्राइटरशिप फर्म या CFM, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे प्रैक्टिस यूनिट, और जो पीयर रिव्यू करेगा उसको अपन बोलेंगे पीयर रिव्यूअर। ठीक है, जो बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, पीयर रिव्यू बोर्ड के द्वारा। तीसरा पीयर रिव्यू बोर्ड होता है जो अपनी इंस्टीट्यूट की जो काउंसिल है उसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड। हाँ, तो अपन ने डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पीयर रिव्यू ऑफ ऑडिटर। बेसिकली इसके अंदर बताया गया है कि पीयर रिव्यू की नीड क्यों होती है, क्यों पीयर रिव्यू करना जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो पीयर रिव्यू जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एश्योरेंस सर्विसेज का होता है। एश्योरेंस सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? अटेस्टेशन सर्विसेज। अटेस्टेशन सर्विसेज मतलब क्या हुआ? जो ऑडिट रिपोर्ट की सर्टिफिकेशन वाली सर्विसेज जो होती है वो एश्योरेंस सर्विसेज होती है। आगे भी इसकी डेफिनेशन भी आएगी, वो देखेंगे अपन। तो ये रिव्यू जो होता है वो अटेस्टेशन फंक्शंस का होता है, और पीयर रिव्यू जो है वो इजीली जो है कोई भी फर्म सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू हो सकती है, किसी का भी इजीली पीयर रिव्यू किया जा सकता है बिना उसके काम को डिस्टर्ब किए, तो इसलिए भी पीयर रिव्यू जो है किया जाता है। अब पीयर रिव्यू और क्यों किया जाता है कि बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंट, आजकल के नए टेक्नोलॉजी के ज़माने में बिजनेस इन्वायरमेंट तेजी से चेंज हो रहा है, तो ऑडिटर जो, आपको भी तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऑडिटर को भी अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए वो कैसे इम्प्रूव करेगा, तो उसकी भी तो चेकिंग होनी चाहिए, ऑडिटर के काम की भी तो चेकिंग की ज़रूरत है आजकल के ज़माने में। तो उसने काम जो किया है उसके काम के ऊपर ठप्पा लगने की ज़रूरत है या नहीं है, तो ऑडिटर के काम के ऊपर जो स्टाम्प ऑफ अप्रूवल मिलती है ना कि भाई ये एज पर टेक्निकल एथिकल स्टैंडर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो पीयर रिव्यूअर जाके उसको ठप्पा लगा के देता है, तो उसके लिए भी पीयर रिव्यू की ज़रूरत है। उसके अलावा जो ऑडिटर ने काम किया है वो सेटिस्फैक्टरी ढंग से किया है या नहीं किया है, ये भी पीयर रिव्यू जो हो जाता है ना उस फर्म का, तो ये भी उससे इंश्योर हो जाता है। उसके अलावा जो सोसाइटी की डिमांड है ऑडिटर से और जो ऑडिटर एक्चुअल में कर रहा है उसमें भी तो गैप आ जाता है, उस गैप को भरने के लिए भी पीयर रिव्यू की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर जब कभी भी ऑडिटर के काम पर क्वेश्चन होगा ना, तो वो अपने डिफेंस में 2 चीज़ें बोल सकता है। एक तो वो बोल सकता है कि भाई मैंने जो काम किया है ना वो एज पर ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस किया है, मतलब एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किया है, मैंने अपना काम जो है, जो ICAI के रूल रेगुलेशन है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, प्रैक्टिसेस है, उसके अकॉर्डिंग किया है। दूसरा वो ये बोल सकता है कि मेरी फर्म जो है उसका पीयर रिव्यू हो चुका है,
तो वो ये डिफेंस में यूज कर सकता है, इसलिए भी पीयर रिव्यू करना जरूरी है। हाँ, तो अपन ने पीयर रिव्यू ऑडिटर वाला ये टॉपिक देख लिया। अब नेक्स्ट अपना आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, उसी में आ गए थे ऑब्जेक्टिव। वैसे तो ऑब्जेक्टिव होता है पीयर रिव्यू का कि जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है ना वो कंप्लाई कर पाए विद द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये इंश्योर करना पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके अलावा प्रॉपर जो सिस्टम है वो पुट इन प्लेस है या नहीं है बाय द प्रैक्टिस यूनिट, और उनका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है नहीं किया गया, तो और क्वालिटी ऑफ द एश्योरेंस सर्विसेज जो है वो इंश्योर करना। ये सब जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया पीयर रिव्यू का। उसके अलावा एक लाइन लिखी है यहाँ पे साइड में कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना पीयर रिव्यू का, वो नॉट टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है ना उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके। तो वहाँ जाकर के जो पीयर रिव्यू जाएगा ना किसी CFM का पीयर रिव्यू करने के लिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उसकी गलतियाँ निकालो वहाँ जाके। उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो जो क्वालिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, एश्योरेंस सर्विसेज, अटेस्टेशन सर्विसेज, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करवाना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। और वो एज पर टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। एज पर अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उसके अलावा जो सिस्टम, उसके प्रोसीजर वगैरह कुछ उसमें सिस्टम एंड प्रोसीजर लगा हुआ है या नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ द एश्योरेंस सर्विसेज कैसी है, ये सब देखना ऑब्जेक्टिव हो गया पीयर रिव्यू का। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का स्कोप क्या है, तो पीयर रिव्यू कहाँ पे अप्लाई होगा? पीयर रिव्यू अप्लाई होगा ऑल द एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट। जो प्रैक्टिस यूनिट है, मतलब जो CA फर्म है, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है CA वाली, उसकी जो एश्योरेंस सर्विसेज है ना उसके ऊपर अप्लाई होगा पीयर रिव्यू। अब पीयर रिव्यू जो अप्लाई होगा एश्योरेंस सर्विसेज पर होगा, ठीक है। उसके अलावा वन से प्रैक्टिस यूनिट इज सेलेक्टेड फॉर ए पीयर रिव्यू। प्रैक्टिस यूनिट को अगर पीयर रिव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में वो हो जाती है सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू, ठीक है। उसके अलावा अब पीयर रिव्यूअर जो है वो वहाँ पे जाकर के उसकी स्कोप में क्या क्या आएगा, वो क्या क्या देखेगा, पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या आएगा। तो इसके अंदर देखिए 6 पॉइंट है। नंबर 1 है कि वहाँ पे जाकर के अब आप सोचिए अपने अंदर कि आप जहाँ से आपने आर्टिकलशिप की है उस पीए फर्म के आप पीयर रिव्यू बन गए हो, ठीक है। अब वहाँ पे गए हो, अब आप क्या क्या देखोगे, आप क्या आएगा आपकी स्कोप में। सबसे पहले आप देखोगे कि कंप्लायंसेस विद द TPE, टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड के साथ में कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनकी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग देखोगे, मतलब वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है वो देखोगे। तीसरा आप देखोगे सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज, मतलब ऑफिस ऐसे ही राम भरोसे चल रहा है या कुछ सिस्टम एंड प्रोसीजर है या नहीं है, वो भी देखोगे। 3 देख लिया आपने। चौथा आप क्या देखोगे वहाँ पे कि भाई वहाँ पे जो स्टाफ है, वहाँ पे जो आर्टिकल असिस्टेंट है, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है नहीं दी जा रही है, या उनको ऐसे ही हवा में बिठा दिया कि करो जो करना है, तो वो भी देख लिया। 5वां पॉइंट क्या देखेंगे कि कंप्लायंसेस विद द डायरेक्शन एंड गाइडलाइन इशूड बाय द काउंसिल टू द मेंबर, मतलब मेंबर के लिए जो डायरेक्शन और गाइडलाइंस इशू करती है ना काउंसिल, उसका कंप्लायंसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कितनी नंबर ऑफ ऑडिट कर सकता है एक मेंबर, ठीक है, वो फीस कितनी चार्ज कर सकता है। तो ये सारी जो गाइडलाइंस इशू है ना कि भाई प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको, तो ये सारी गाइडलाइंस जो है उसका कंप्लायंसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ गाइडलाइंस जो है ना इशू कर रखी है काउंसिल ने आर्टिकल असिस्टेंट के रिलेटेड भी, कि भाई जो आर्टिकल असिस्टेंट है उसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी वर्क डायरीज मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर्ली स्टाइपेंड का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब का भी कंप्लायंसेस बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी पीयर रिव्यू को जाके वहाँ पर एग्जामिन करना है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आप गए CFM की ऑफिस में, मतलब प्रैक्टिस यूनिट के ऑफिस में एज ए पीयर रिव्यूअर, तो आप वहाँ पे आपकी स्कोप में क्या आएगा, क्या देखोगे आप, कंप्लायंसेस विद द TPE, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ द रिपोर्टिंग, उसके अलावा सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर एश्योरेंस सर्विसेज, उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ एंड ऑडिट असिस्टेंट, उसके अलावा कंप्लायंसेस विद द डायरेक्शन गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल फॉर रिगार्ड टू द मेंबर्स। उसके अलावा यहाँ पे मेंबर की जगह कर दो आर्टिकल असिस्टेंट, ठीक है। ये 6 पॉइंट याद रखने हैं। पीयर रिव्यू, अब मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया कि पीयर रिव्यूअर जो है 3 साल, उसकी स्कोप जो होती है 3 साल, मतलब वो जहाँ पे जाता है ना तो पिछले 3 सालों का वो पूरा देखता है, चेकिंग करता है, एग्जामिन करता है कि 3 साल में कंसिस्टेंटली अप्लाइड
है या नहीं है सिस्टम एंड प्रोसीजर, पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली जो है क्वालिटी ऑफ द एश्योरेंस सर्विसेज जो है मेंटेन है या नहीं है, वो सारा उसकी स्कोप में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये बार बार आ रहा था, डी टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। ये चीज क्या है कि भाई क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज एज पर टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है, वो पीयर रिव्यूअर जाके देखेगा। पर ये होता क्या है भाई टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड का मतलब, वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय द ICAI, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय द ICAI, ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, रिकमेंडेशन बाय द ICAI एंड कंसल्टेशन विद द नफरा। उसके अलावा सेम वैसे ही इंड AS अंडर सेक्शन 133 जो कि इश्यूड बाय द CG, उसके अलावा रिकमेंडेशन ऑफ द ICAI एंड कंसल्टेशन विद द नफरा। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर अपने वो ऑडिटिंग वाले स्टैंडर्ड सारे आ जाएंगे, स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट, इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटिंग, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, अनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ये सब आ जाएगा, अपना प्रोफेशनल एथिक्स ये सब आ जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसका शेड्यूल 3 ये। उसके अलावा प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूट एंड रूल एंड रेगुलेशन लाइक अदर जो भी एप्लीकेबल होते हैं ना, सारे के सारे जो भी लॉ एंड रेगुलेशन, उनके सारे प्रोविजन, नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस, लाइक फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के प्रोविजन, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, ये सब भी इसके अंदर आ जाएगा। अब आगे अपन देखेंगे एश्योरेंस इंगेजमेंट। जो एश्योरेंस सर्विसेज जो बार बार वर्ड आ रहा है उसका मतलब क्या है? एश्योरेंस इंगेजमेंट का मतलब होता है जो प्रैक्टिशनर जो है ना वो एक्सप्रेस करता है ना जब अपना कंक्लूजन, उस कंक्लूजन से क्या होता है, डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेंट यूजर अगर इनहेंस होती है तो अपन उसको बोलेंगे एश्योरेंस इंगेजमेंट, ठीक है। अगर कोई एश्योरेंस इंगेजमेंट है, अटेस्टेशन सर्विसेज है, उसका क्राइटेरिया क्या है कि भाई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रैक्टिस यूनिट जिससे डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेंट यूजर बढ़ रही है, तो उसको अपन एश्योरेंस इंगेजमेंट बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या नहीं आएगा, डज नॉट इंक्लूड, वो आप लोग को याद रखना है कि भाई उनको अपन एश्योरेंस सर्विसेज नहीं बोलेंगे, मतलब पीयर रिव्यू की स्कोप में वो नहीं आएगा, उसको वो देखने की जरूरत नहीं है। उसको क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इंगेजमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस अथॉरिटीज, मतलब इनकम टैक्स के पास रिप्रेजेंट होना। उसके अलावा इंगेजमेंट टू प्रिपरेशन, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, एडवाइस करना क्लाइंट को टैक्सेशन मैटर पर। उसके अलावा इंगेजमेंट और कंपाइलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करके देना। उसके अलावा इंगेजमेंट सोली टू असिस्ट द क्लाइंट इन प्रिपेयरिंग, कंपाइलिंग और कोलेटिंग द इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिफाइंग एज एन एक्सपर्ट विटनेस। उसके अलावा प्रोवाइडिंग expert opinion on point of principle such as accounting standard of the applicability of the certain law on basis of fact provided by the client। उसके अलावा engagement for the due diligence। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एश्योरेंस इंगेजमेंट में नहीं आएगी। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एश्योरेंस इंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रैक्टिस यूनिट जो है ना अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करती है, अपना कंक्लूजन जो एक्सप्रेस करती है, उससे अगर डिग्री ऑफ द इंटेंडेंट यूजर बढ़ रहा है, इनहेंस हो रहा है, तो वो एश्योरेंस इंगेजमेंट बोली जाएगी। लेकिन एश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या नहीं आएगा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इंगेजमेंट नहीं आएगी, रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस अथॉरिटीज नहीं आएगा, इंगेजमेंट टू प्रिपरेशन ऑफ द टैक्सेशन रिटर्न टैक्स मैटर वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा इंगेजमेंट फॉर कंपाइलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा, engagement solely to assist the client in preparing and compiling or collating the information other than financial statement नहीं आएगा, और engagement for due diligence नहीं आएगा, testifying as an expert नहीं आएगा, and providing expert opinion on point of principle like किसी client को accounting standard उस पर applicable है या नहीं है, ये उसको कंसल्टेंसी देना, ये सब जो है एश्योरेंस सर्विसेज में नहीं आएगा। तो आपको इसको याद कैसे रखना है कि भाई एक पॉइंट तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट का है, उसके अलावा 2 पॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड मान लो, मतलब दूसरे पॉइंट को भी आप इनकम टैक्स से जोड़ लो कि भाई आप इनकम टैक्स के पास एज ए रिप्रेजेंटेटिव गए, रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस अथॉरिटीज, दूसरा भी इनकम टैक्स से रिलेटेड हो गया, प्रिपरेशन ऑफ टैक्सेशन रिटर्न एंड टैक्सेशन मैटर। चौथा पॉइंट जो है वो पांचवा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जोड़ दो उसको, इंगेजमेंट कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो 5वें पॉइंट में क्या है कि अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
engagement solely to assist the client for preparing, compiling और collating other than financial statement. Due diligence याद रखना है आपको. Testifying as an expert opinion. Expert के 2 पॉइंट है, एक testifying as an expert और दूसरा providing expert opinion on point of principle. तो ऐसे करके आपको याद रख लेना है ये सारे पॉइंट.